नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, कल हमने पूरे दिन बिहार में ईडी की कार्रवाई और उससे भी पहले जो बिहार में जो एक बड़ी ही विभत्स घटना हुई, जो मुकेश सहनी के पिता की जान चली गई जिसमें, उसकी चर्चा हमने की और तमाम तरह से लॉ एंड ऑर्डर, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए उस घटना को लेकर के। और वाकई इस तरह की घटना किसी भी राज्य के कानून व्यवस्था की स्थिति के ऊपर एक काला धब्बा है। लेकिन आज इस घटना पर जितनी सी जल्दी से जल्दी पुलिस कार्रवाई करे और जो दोषी हैं उन्हें सामने लाए, कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसकी कामना के साथ आज हम इसी मुद्दे के मुकेश सहनी के पिता के साथ जो विभत्स घटना हुई है उसके राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करते हैं। राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि मुकेश सहनी एक राजनीतिक व्यक्ति है। मुकेश सहनी की एक पहचान है। मुकेश सहनी की पहचान किसी परिवारवाद की वजह से नहीं है। मुकेश सहनी के पिता और दादा या उनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं था, या मुकेश सहनी के पीछे कोई बहुत बड़ा खानदानी रसूख नहीं जुड़ा हुआ था। वो एक साधारण परिवार से आते हैं। अति पिछड़े वर्ग के मल्लाह समाज, यानी जो पूरी तरह से अपने आप को जलवंशी कहते हैं, यानी जल से जुड़े हुए, पानी से जुड़े हुए, नाव चलाने से मछली पकड़ने तक, जो एक फिशरमैन कम्युनिटी जिसमें कई जातियों को मिलाकर 6-7% उनकी आबादी है बिहार में, उनकी राजनीति की जहां तक बात होती है तो उसके एक सेक्शन के नेता के तौर पर मुकेश सहनी जाने जाते थे। लेकिन ध्यान रखिए, मुकेश सहनी बड़े नेता बन गए थे। अब तक बड़े नेता बनने के साथ साथ उनकी सभाओं में भीड़ जुटती थी, वो मास अपील भी करते थे। अपने समुदाय का काफी सारा वोट भी अपने दल या गठबंधन को दिला लेते थे। लेकिन अब मुकेश सहनी एक नए अवतार में नजर आएंगे। पहली बात, मुकेश सहनी के बारे में समझना यह जरूरी है कि उनकी राजनीतिक एंट्री वाया मुंबई हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो पहली बार दिखे किसी दल विशेष के प्रचार में, 15 में भी इसी तरह दिखे। लेकिन 2018-19 से उनकी गतिविधियां बढ़ गई और इस रूप में बढ़ गई कि लोकसभा में वो 40 में 3 लोकसभा सीटें 2019 में ले गए महागठबंधन के तहत। और उसके बाद जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ वो बीजेपी के साथ आ गए और वहां भी वो 11 सीटें बीजेपी के कोटे से ले गए। ये अलग बात है कि बीजेपी ने उनके विधायकों को अपने पाले में शामिल करा लिया। फिर उसके बाद जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ एक बार फिर खड़े हो गए, जैसे 2019 में खड़े थे। फिर उन्हें 3 सीटें मिल गई, गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर। पिछली बार उन्हें जो 3 सीटें मिली थी उसमें कटिहार, खगड़िया और मधुबनी की सीट 2019 में मिली थी। लेकिन इस बार गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर की सीट मिली। मुकेश सहनी की पार्टी दोनों बार लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन विधानसभा में जो 11 सीटें मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी को मिली थी उसमें वो 4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। एक विधायक का निधन हो गया, 3 बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन अब तक मुकेश सहनी अपने समुदाय के 35-40% वोटों से ज्यादा अपने गठबंधन या दल के पक्ष में ट्रांसफर करा पाने की स्थिति में नहीं थे बिहार में। वो बड़े नेता जरूर थे, लेकिन जैसे लालू यादव विधानसभा चुनाव में अपने समुदाय का 100% वोट, 90% के करीब वोट अपने गठबंधन में ट्रांसफर करा लेते हैं, लोकसभा में भी 70% के करीब वोट वो अपने गठबंधन के पक्ष में ट्रांसफर करा लेते हैं, अपने समुदाय का वोट। उस तरह से मुकेश सहनी अब तक ट्रांसफर नहीं करा पा रहे थे। 50% एक अपर लिमिट थी मुकेश सहनी के अपने वोटों को जिस गठबंधन में वो रहे उसमें शिफ्ट कराने की। लेकिन जो घटना हुई है उनके पिता के साथ, जितनी विभत्स घटना हुई है, और उस घटना ने मुकेश सहनी के पक्ष में जिस तरह की सहानुभूति खड़ी की है, जिस तरह से सामुदायिक चेतना, कास्ट कॉन्शसनेस को खड़ा किया है, और उन सब से आगे बढ़कर अति पिछड़ा राजनीति में जो मुद्दे मुकेश सहनी उठा रहे थे, उन मुद्दों के साथ जब सहानुभूति का फैक्टर अब जुड़ा है तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। और मुश्किलें इस रूप में भी बढ़ने वाली है क्योंकि नीतीश कुमार अति पिछड़ा वर्ग के वोटों पर उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड अपना सबसे बड़ा दावा समझती है। 2005 के बाद की परिस्थितियों की बात करें तो बिहार के अति पिछड़ा, जो कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ा समुदाय की राजनीति को प्रमुखता से लाया था, उस अति पिछड़ा वर्ग ने नीतीश कुमार का दामन थामा। इसलिए थामा क्योंकि कर्पूरी ठाकुर ने जो सुविधा
सरकारी नौकरियों में अति पिछड़ा वर्ग को दी थी 12% आरक्षण का सब कैटेगराइजेशन करके, यानी कोटा विद इन कोटा का निर्धारण करके पिछड़ों के बीच से अति पिछड़ों के लिए 2/3 सीटें यानी 20% में 12%, 60% यानी 20% का 12% यानी 60% ओबीसी कोटा का वो अति पिछड़ों के लिए उस वक्त निर्धारित किया था 1978 में। दरअसल उसी अति पिछड़ा आरक्षण का विस्तार स्थानीय निकाय के चुनाव में नीतीश कुमार ने किया और फिर उसमें महिला कोटा भी लगा दिया। यानी एक तो अति पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक चेतना को ऊपर लाने की कोशिश, दूसरा उस अति पिछड़े वर्ग की आधी आबादी की राजनीतिक चेतना को और ऊपर लाने की कोशिश, और इन सब ने नीतीश कुमार को हीरो बना दिया। ठीक इसी तरह का काम सरकारी सुविधाओं के मामले में, सरकार की योजनाओं का लाभ देने के मामले में महादलित समुदाय के बीच भी नीतीश कुमार ने किया। महादलित समुदाय उसे कहा गया जब रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी की यूं तो दलितों में बहुत अपील नहीं थी, लेकिन पासवानों के बाहर उनकी ठीक ठाक अपील जरूर थी। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से पासवानों को छोड़कर पासवानों को दलितों के बीच सीमित दायरे में बाकियों की तुलना में ज्यादा साधन संपन्न मानकर बाकी सभी गैर पासवान दलित जातियों को महादलित कैटेगरी में कैटेगराइज किया, उसके बाद उस राजनीति ने नीतीश कुमार को अपना फल देना प्रारंभ किया, जिसका नतीजा आप 2009, 2010, 2015 इन तमाम चुनावों में देख सकते हैं। आज भी महादलित समुदाय के बीच नीतीश कुमार की राजनीतिक लोकप्रियता कमोबेश उसी तरह बरकरार है। लेकिन मुकेश सहनी उस अति पिछड़ा बिरादरी से आते हैं जिस अति पिछड़े वर्ग की राजनीति नीतीश कुमार की राजनीति का जनता दल यूनाइटेड के इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट यानी चुनावी संभावनाओं का सबसे बड़ा आधार माना जाता है। अति पिछड़ा वर्ग की आबादी चूंकि अब जाति जनगणना बिहार में हो गई है और इस जातिगत सर्वे के मुताबिक 36% बिहार की आबादी में अति पिछड़ा वर्ग है, 24% हिंदू अति पिछड़ा और 12% मुस्लिम अति पिछड़ा आबादी। यानी अति पिछड़ा आबादी का 2/3 बिहार की कुल आबादी का 24% बहुसंख्यक यानी हिंदू अति पिछड़ा है। और उस हिंदू अति पिछड़े में अगर अलग अलग समुदाय, जिसमें मल्लाह का जिक्र होता है, जिसमें बिंद केवट का जिक्र होता है, जिसमें तुरहा समाज का जिक्र होता है, इन सभी समुदायों की अगर कलेक्टिव स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 6-7% के आसपास होता है। तो इस समुदाय के बीच मल्लाह समुदाय तक तो बहुत बड़ी अपील मुकेश सहनी की थी, लेकिन कल की विभत्स घटना के बाद उसका विस्तार जलवंशी समाज के दूसरे सेक्शन तक भी होता दिख रहा है। एक सहानुभूति की नाव पर मुकेश सहनी सवार हो रहे हैं और जब हालात ये बन रहे हैं तो तय मानिए कि अति पिछड़ों के बीच सबसे आक्रामक माने जाने वाले मल्लाह बिरादरी के वोटर, जहां मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, तो सन ऑफ मल्लाह के साथ मल्लाह बिरादरी की और पूरी तरीके से फिशरमैन कम्युनिटी जिसे कहते हैं, उनके वोटर अब इकट्ठा हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि वो अगर मुकेश सहनी के पीछे इकट्ठा होंगे तो इसका राजनीतिक घाटा किसे होगा? तो सीधी सी बात है कि इसका राजनीतिक घाटा नीतीश कुमार की राजनीति को होगा। नीतीश कुमार के वोट बैंक से एक बड़ा सेक्शन निकलकर बाहर आ जाएगा। बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट बैंक में डेंट लगाई जाए। राजभूषण चौधरी निषाद को इस बार केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, लेकिन उनकी वो पहचान नहीं है जो मुकेश सहनी की है। मुकेश सहनी के व्यक्तित्व तो उनके जनाधार के सामने राजभूषण चौधरी निषाद कहीं नहीं टिकते। 2019 में मुकेश सहनी की पार्टी से ही राजभूषण चौधरी निषाद चुनाव लड़े थे, मुजफ्फरपुर से बुरी तरह हारे थे। इस बार मोहरा बदल गया, इस बार राजभूषण चौधरी निषाद बीजेपी के साथ चले गए, जीत गए, लेकिन मुकेश सहनी नहीं बन पाए। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ों के एक दूसरे समुदाय नोनिया वर्ग में करने की कोशिश की जब रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन नोनिया वर्ग की पूरी सहानुभूति और पूरा वोट करीब करीब नीतीश कुमार के साथ दिखाई देता है। यही स्थिति तेली समाज के साथ भी दिखाई गई, लेकिन उस समाज में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेली साहू समाज का ही प्रतिनिधि बताते हुए डेंट लगाने का काम किया। कमोबेश नीतीश कुमार के जनाधार पर एक तरफ बीजेपी डेंट लगाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो रेणु देवी के सहारे, चाहे वो नरेंद्र मोदी के सहारे, वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी कोशिश कर रहे थे। और अति पिछड़ा वर्ग में एक ऐसा वर्ग है जिसमें जिन जिन जातियों से
नेता खड़े होते चले जाएंगे, इस वर्ग का वोट उतना बिखरता चला जाएगा। ये वर्ग अपनी सामूहिक ताकत को खोता चला जाएगा। और जिस सामूहिक ताकत के लिए बिहार के तमाम दलों के नेता कर्पूरी जयंती का आयोजन करते हैं, वो लोग भी आयोजन करते हैं, वो लोग भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देते हैं, जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार को गिराया था। भारतीय जनता पार्टी, इसका पुराना अवतार जनसंघ और जनसंघ घटक के विधायकों ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार को गिराया था। क्या क्या बातें नहीं कही थी, लेकिन वो लोग भी कर्पूरी जयंती मनाते हैं। अब तो भारत रत्न ही दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे को 2 बार राज्यसभा भेजा और अपनी पार्टी से केंद्र में मंत्री भी बनवाया है। जेडीयू कोटे से वो केंद्र में मंत्री भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुकेश सहनी की आक्रामक राजनीति, जो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में वोटों का कन्वर्जन नहीं करा पाई थी महागठबंधन के पक्ष में, बावजूद इसके बिहार में 1/4 सीटों पर महागठबंधन जीत गया, यानी इंडिया गठबंधन जीत गया। 40 में यदि पप्पू यादव निर्दलीय की सीट भी जोड़ ले तो 10 सीटें विपक्ष के खाते में है। और उसमें मुकेश सहनी के वोटों का मत भूलिए कि बड़ा योगदान है। और उन वोटों ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को उन सीटों पर डेंट दिया। जिन सीटों पर एनडीए को जीत मिली, वहां 2019 के मार्जिन से 2024 के विक्ट्री मार्जिन की तुलना कर लीजिए, 1/4, 1/3 और उससे भी कम तक विक्ट्री मार्जिन रह गई है एनडीए की। लेकिन अब ध्यान रखिए, तब हुआ है जब मुकेश सहनी के वोटों का कन्वर्जन 50% से ज्यादा नहीं था, उससे कम ही था, 40-45% ही माना जाता है। लेकिन अब इस विभत्स घटना के बाद मुकेश सहनी अपने समुदाय के साथ साथ उस समुदाय के साथ जुड़े हुए जो दूसरे भी उस तरह का काम करने वाले, यानी पानी का काम करने वाली जो बिरादरी है, जो मुकेश सहनी के साथ अपने आप को अब तक जोड़ के नहीं देख रही थी, वो भी जोड़ने की स्थिति में आएगी। और नतीजा ये होगा कि मुकेश सहनी 11 विधानसभा सीटों और 3 लोकसभा सीटों के दावेदार के तौर पर नहीं आएंगे। मुकेश सहनी की राजनीतिक धमक इससे ज्यादा होगी। और ये धमक कितनी होगी कि चाहे वो तेजस्वी यादव के साथ जाए व भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ जाए, जिसके साथ भी जाकर चुनाव लड़े, उस गठबंधन के लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिविडेंड, राजनीतिक लाभांश लेकर जाएंगे। भारत के समाज में सहानुभूति के आधार पर वोटों की एक लंबी परंपरा रही है, बहुत लंबी परंपरा। 1984 में जो इंदिरा गांधी के साथ जो घटना हुई, उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, यह पूरे देश ने देखा था। यह किसी से छिपी हुई चीज नहीं थी। सहानुभूति दूसरे राज्यों में भी आपने देखी। जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार को गुवाहाटी मॉडल से गिराया गया, आज महाराष्ट्र में किसी भी नुक्कड़ पर खड़े होकर कोई समझ सकता है कि किस तरह की सहानुभूति वहां महाविकास आघाड़ी अर्थात इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय स्वरूप के प्रति है। तो इस देश की जनता हमेशा पीड़ित के साथ खड़ी होती है, चाहे वो पीड़ित राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो पीड़ित दैहिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो। हर तरह से इस देश की जो प्रवृत्ति रही है, आम जनमानस की जो प्रवृत्ति रही है, वो पीड़ित के साथ खड़े होने की रही है। और आज की तारीख में पीड़ित पक्ष कहने की जरूरत नहीं है कि मुकेश सहनी और उनकी वीआईपी पार्टी है। उनका जनाधार है, उनका तबका है, उनका समुदाय है। और इन सब से आगे बढ़कर उस समुदाय में एक स्वाभाविक आक्रोश है कि आखिर नीतीश कुमार के राज में घटना हो कैसे गई। तो आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा, जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, चाहे 2024 हो या 2025 हो, नियत समय पर हो, जब भी चुनाव होंगे, मुकेश सहनी को जितने बड़े चुनावी फैक्टर के तौर पर आपने 2019, 2020 और 2024 में देखा है, या बीच में बोचहा के बाई इलेक्शन में देखा है, उससे कई गुना बड़े फैक्टर के रूप में मुकेश सहनी आपके सामने दिखाई देंगे। नीतीश कुमार की राजनीति को बहुत बड़ा झटका मुकेश सहनी के जनाधार के बढ़ने से लगेगा, यह बात करीब करीब तय है। अब आने वाले वक्त में देखिए, मुकेश सहनी इस सहानुभूति को जमीन पर सीमेंटेड करने में, जनाधार के रूप में सीमेंटेड करने में किस तरह से अपनी राजनीतिक पारी को आगे लेकर जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।